दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 45 बरस में यह पहला मौका है जब भारत और चीन की सीमा पर सिर्फ तनाव नहीं है बल्कि युद्ध की आशंकाएं वहां पर एक पतली लकीर की तरह खिंचनी शुरू हो गई है, क्योंकि हिंसक झड़प में भारत के 2 सैनिक और 1 अफसर शहीद हो गया। चीन के भी 5 सैनिकों के मारे जाने की खबर है, 11 सैनिक घायल हुए इसकी भी खबर है। हालांकि चीनी सैनिकों के मारे जाने की खबर वहां के ग्लोबल टाइम्स की चीफ रिपोर्टर ने ट्वीट के जरिए दी और वो 1 घंटे बाद यू टर्न भी ले लिया, उन्होंने बदल भी गई, ये कहते हुए कि दरअसल यह जानकारी तो उनको भारतीय मीडिया से मिली थी। चीन में कोई डेमोक्रेसी नहीं है कि वहां का अखबार या वहां के रिपोर्टर अपने तौर पर कुछ भी कह दे, वो अभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह भी समझना होगा। लेकिन सवाल मौजूदा वक्त में सिर्फ यह नहीं है कि चीन के भीतर क्या है, सवाल यह है कि भारत अब चीन को किस दृष्टि से देखे जब युद्ध की आशंकाएं या टकराव हद से आगे बढ़ने की स्थिति जो गलवान घाटी है वहां पर बन चुकी है, जो लद्दाख का इलाका है। यह घाटी बेहद महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टि से भारत के लिए, क्योंकि यह एक त्रिकोण है। एक तरफ पाकिस्तान से मिलता है, दूसरी तरफ चीन का जो शिनजियांग का इलाका है उससे मिलता है, और तीसरी तरफ लद्दाख है। यह एक अक्साई चीन का हिस्सा आता है जो चीन मानकर चलता है कि उसके दायरे में वो आने वाले वक्त में जो कश्मीर का डिस्प्यूट अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बार बार पाकिस्तान उठाते रहता है उसमें चीन भी शरीक हो जाए। लेकिन भारत ने कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्यों में जब बांट दिया तो अक्साई चीन का वो इलाका लद्दाख के क्षेत्र में चला गया। चीन के सामने यह भी स्ट्रेटेजिकली मुश्किल थी। दूसरी मुश्किल है कि भारत उस इलाके में अब लगातार सड़क बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। श्योक नदी से दौलत बेग ओल्डी तक उसने सड़क भी बना ली है। और चीन की जो स्ट्रेटजी रहती है कब्जा करने की जमीन पर, वह रेंगते हुए आगे बढ़ता है और विवादित जमीन को अपने कब्जे में ले लेता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तो उसके लिए मुश्किल होगी। लेकिन जब हम सीमा का इन बातों का जिक्र करते हैं कि सीमा पर यह परिस्थिति बन रही है, तो उसके समानांतर यह भी समझना होगा कि चीन आर्थिक तौर पर जिस तरीके से अब भारत के चारों तरफ जो पड़ोसी देश हैं उनको आर्थिक तौर पर किस तरीके से गुलाम बना रहा है, या अपना उपनिवेश बना रहा है, या कर्ज के तले उनको इतना दबा दे रहा है कि आने वाले वक्त में वह भारत के खिलाफ ही जाएं। और यह स्थिति श्रीलंका से निकल सकती है, नेपाल से निकल चुकी है। पाकिस्तान तो पहले से जिस रूप में भारत के साथ रहा यह हर कोई जानता है। यह स्थिति हो सकता है आने वाले वक्त में बांग्लादेश से निकल आए। इसको लेकर एक पूरी रिपोर्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की आई। हम उस रिपोर्ट का जिक्र करें उससे पहले इन बातों को जरा समझिए कि हम सीमा पर जब टकरा रहे हैं तो 4 दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई कि भारत में चीन की एक कंपनी को ठेका दे दिया गया है। यह एक अजीबोगरीब स्थिति है कि चीन की कंपनी जो है, कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, इसको ठेका दिया गया। शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है। यह दिल्ली से मेरठ तक एक रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम बन रहा है। इसमें जो होता है कि अंडरग्राउंड वे में जो टनल्स बनाए जाते हैं उसमें अलग अलग हिस्से बांटे गए, और जो पहला टनल था वह दिल्ली से सटा हुआ जो इलाका है न्यू अशोकनगर, वहां से लेकर साहिबाबाद तक जो गाजियाबाद का इलाका आता है वहां तक एक टनल बनाना था। 5.6 किलोमीटर का यह पूरा का पूरा टनल है। इस टनल में बोलियां लगाने वाली 5 कंपनियां थी, लेकिन बोली सबसे कम बिड लगाई थी चीन की कंपनी ने, तो उसको दे दिया। यानी चीन की कंपनी भारत के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी शामिल हो, और चीन के साथ हम युद्ध की स्थिति सीमा पर भी रख के चीन के साथ व्यापारिक संबंध भी बनाएं, और चीन के साथ हमारे सैनिक शहीद भी हो जाएं। 2014 के बाद से 2020 तक की स्थिति है कि 2014 में जो चीन का माल भारत आता था, जो एक्सपोर्ट होता था, वो 14% था टोटल इंपोर्ट का जो दुनिया से माल आता था, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते 38% तक हो गया। हम उसके साथ व्यापार भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन जरा इस स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए कि जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो बनाना है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ तक का, ये तकरीबन इसकी जो पूरा का पूरा एनालिसिस किया गया इसमें कितना खर्चा आएगा, उस खर्चे का जो छोटा हिस्सा था लगभग 30,274 करोड़ की ये पूरी की पूरी योजना है। इसमें जो टनल बनाने का काम था 5 कंपनियों ने बिड किया। STEC माने शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, दूसरी थी L&T लार्सन एंड टूब्रो, तीसरी थी गुलमैक कंपनी जो भारत की ही है, गुलर मैक कंपनी जो कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दूसरी कंपनी के साथ उसने समझौता किया हुआ है, चौथी कंपनी थी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड SKE एंड JV, 5वीं कंपनी थी एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो कि शाहपुरजी पालोनजी के साथ ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है। जो बिड की गई उसमें बिड चली गई
1126 करोड़ रुपए एसटीसी कंपनी ने लगाया तो उसको मिल गया। एलएनटी ने 1170 करोड़ लगाए थे, उसको नहीं मिला। गुलमर्ग ने 1325 करोड़ लगाए थे, उसको नहीं मिला। टाटा प्रोजेक्ट ने 1346 करोड़ लगाए थे, उसको नहीं मिला। एफकॉन ने 1400 करोड़ लगाए थे, उसको नहीं मिला। मिला एस्टिस कंपनी को, जो कि शंघाई की कंपनी है। अब ये सवाल है, ये कैसे संभव है कि आप एक देश से लड़ रहे हैं और उसी देश की कंपनी को इजाजत भी दे रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आइए और किसी तरीके से यहाँ टनल बना लीजिए। आपको बिड में भी शामिल करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन किया गया। ये तो एक हिस्सा है। दूसरी स्थिति यह है कि हमारे संबंध चीन के साथ पिछले 5-6 साल में इतने प्रगाढ़ हुए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हों या चीन के राष्ट्रपति हों शी जिनपिंग, वो लोग लगभग आधे दर्जन बार एक दूसरे से मिल चुके हैं। 4 बार भारत के प्रधानमंत्री चले गए, 3 बार उनके राष्ट्रपति आ गए। लेकिन याद कीजिए टकराव की स्थिति क्या होती है। इंदिरा गांधी अपने 16 साल के प्रधानमंत्री पद के दौर में कभी भी चीन नहीं गई। इसलिए नहीं गई, इसको लेकर एक घटना का हम जिक्र आपसे करना चाहते हैं। इंदिरा गांधी एक बार धारचूला के इलाके में गई थी और वहां के एक सैनिक ने बताया कि यह सीमा का इलाका, इसके बाद चीन पड़ता है। और लेकिन वो हल्की सी पहाड़ी की स्थिति थी। इंदिरा गांधी दौड़ते हुए चढ़ गई। बाद में सैनिक ने पूछा कि ये तो आप, बोली मैं देखना चाहती थी वो कौन सा देश है जो यहां से दिखाई भी देता है, जिस देश ने भारत के साथ धोखा किया। 1962 का युद्ध उनके जहन में था। यह भी समझना होगा 1965 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तो वहां के राष्ट्रपति अयूब बेग साहब जो थे वह चुपके से निकलकर उस वक्त चले गए थे चीन में, और चीन पर जाकर उन्होंने कहा था कि भारत पर वो दबाव बनाए। उसी के बाद 1966-67 में चीन दोबारा से घुसपैठ की परिस्थिति भारत में बनी थी। हालांकि उसमें मात खानी पड़ी थी, बड़ी तादाद में चीनी सैनिक मारे गए थे, यह भी सच है। लेकिन जरा उस स्ट्रेटजी को चीन की समझने की कोशिश कीजिए। चीन भारत को घेरने के लिए किस रूप में हमेशा से प्रयासरत रहा है। इसके लिए हमें लगता है कि 1-2 बातों को ध्यान रखना होगा। खासतौर से विदेश नीति और सामरिक नीति जो होती है, दोनों एक साथ होती है। इंदिरा गांधी का जिक्र यहां इसलिए जरूरी है। इंदिरा गांधी 1970 में अमेरिका गई थी और 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, जो बांग्लादेश बन चुका है, दुनिया का मानचित्र उन्होंने बदल दिया हमला करके, और अमेरिका का 7वां बेड़ा आकर खड़ा रहा। लेकिन इंदिरा गांधी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और कोई डरी नहीं वो अपने तौर पर। और उसके बाद वो लंबे समय तक वो अमेरिका भी नहीं गई। और आपको जानकर हैरत होगी कि इंदिरा गांधी 1982 में जब अमेरिका गई तो अमेरिका के 3 शहरों में गई थी, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स और होनोलुलु। और इन तीनों जगहों पर अमेरिकियों की भीड़ लग गई थी इंदिरा गांधी को देखने के लिए, जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के 7वें बेड़े को इग्नोर किया और दुनिया के मानचित्र को बदल दिया और बांग्लादेश जैसे देश का जन्म दे दिया। तो ताकत की पहचान क्या होती है, यह थोड़ी इंदिरा गांधी से समझनी चाहिए। और इंदिरा गांधी ने 1971 का जो वार था, उसके बाद उन्होंने 47 देशों की यात्रा की थी, अमेरिका नहीं गई थी, और चीन कभी नहीं गई। और यह भी समझना होगा कि चीन को लेकर भारत का रुख क्या रहा है। नेहरू 1954 में गए थे, उसके बाद 34 साल तक कोई नहीं गया। इंदिरा गांधी नहीं गई। राजीव गांधी 1988 में गए थे। पीवी नरसिम्हा राव 1993 में गए थे और तभी उन्होंने समझौता किया था, जिस समझौते का लाइन ऑफ कंट्रोल पर अब उल्लंघन हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी 2003 में गए थे। उसके बाद हालांकि मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी का सिलसिला चीन के साथ प्रगाढ़ होते चला गया। मनमोहन सिंह भी 2008 में गए, 2011 में गए, 2013 में गए। उसके बाद तो मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री 4 बार गए। ये नहीं है, हमें लगता है ये समझने की जरूरत है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मौजूदा वक्त में कोरोना वायरस को लेकर जब कटघरे में खड़ा है, खासतौर से WHO की भूमिका को लेकर भी अब दुनिया कटघरे में चीन को खड़ा कर रही है। और चीन की मार्केट इकोनॉमी कहीं ना कहीं डामाडोल हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद भी चीन स्ट्रेटजिकली आर्थिक तौर पर ही युद्ध करता है। उसकी स्ट्रेटजी कभी सीमा पर सैनिकों के जरिए युद्ध करने की इस दौर में नहीं रही है। हमें लगता है इन दोनों चीजों को अब बैलेंस करके भारत को किस दृष्टि से चीन को देखना होगा, यह भी समझना चाहिए। चीन को लेकर एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड इकोनॉमी की रिपोर्ट है, कील यूनिवर्सिटी की जर्मनी की, और एक दूसरी रिपोर्ट है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट आई है। इन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारत के इर्द गिर्द का जो हिस्सा है, जिसमें श्रीलंका खासतौर से, वह एक तरफ से चीनी कर्ज में डूब चुका है। मालदीव चीनी कर्ज में डूब चुका है। नेपाल
वह जिस तरीके से अब कर्ज में शिकंजे में आ चुका है, बांग्लादेश वह भी धीरे धीरे चीनी शिकंजे में आ रहा है, एक ऐसी स्थिति बन रही है। इसमें उसने बताया, इन रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र है कि जितना वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जितना पैसा नहीं देता है दुनिया के अलग अलग देशों को कर्ज के तौर पर, उससे ज्यादा अकेले चीन ने दिया है। 150 देश दुनिया के ऐसे हैं जिसको चीन ने लोन दिया है। उन 150 की स्थिति यह है, इसको जरा एनालिसिस जब आप कीजिएगा, सन 2000 तक में 20 साल पहले लगभग $500 बिलियन था। $500 बिलियन जो था उसको अगर आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 37 लाख करोड़ रुपए आएंगे। और लेकिन 2018 होते होते ये $5 ट्रिलियन हो गया, यानी 375 लाख करोड़ रुपया। इतना कर्ज दिया है चीन ने। अब सवाल यह है कि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू इस बात की जानकारी देती है कि वर्ल्ड बैंक या IMF जो है यह $200 अरब देता है, लेकिन चीन अकेले लगभग 1.5 लाख करोड़ दे देता है, जो कई गुना ज्यादा है। और तो और 12 देश तो ऐसे हैं जिनकी GDP है, उस GDP से भी 50% ज्यादा उसने लोन दे दिया। तो जब देश कर्ज में डूब जाएगा किसी दूसरे देश की, तो उसकी जमीन का इस्तेमाल चीन ही करेगा। और जब भारत के चारों तरफ की स्थिति ऐसी बनती चली जा रही है तो इसके मतलब क्या होगा। यूनाइटेड नेशन की भी एक रिपोर्ट है जिसमें इस बात की जानकारी दी गई कि चीन जो है अपने इन्वेस्टमेंट को और कर्ज देने को लगातार बढ़ा रहा है, जबकि दुनिया में कम हो रहा है, लेकिन चीन लगातार बढ़ा रहा है। लेकिन हम जिस बात का आपसे जिक्र करना चाहते हैं उसके लिए ये समझना चाहिए कि खास तौर से पहले श्रीलंका को समझिए। श्रीलंका जब राजपक्षे वहाँ के राष्ट्रपति थे तो 2005 से 2015 तक वो राष्ट्रपति थे, और इस दौर में वहाँ पर कहा जाता है कि LTT का खत्म होना या जो भी गृह युद्ध की स्थिति थी उसको उन्होंने संभाल लिया। लेकिन आंतरिक तौर पर उनके पास पैसा नहीं था, हथियार नहीं थे, ये सब कुछ चीन ने ही दिया। और चीन इस रूप में देता चला गया कि 2007 से 2014 के बीच चीन ने श्रीलंका को $1.26 अरब का कर्ज दिया, यानी 5 बार अलग अलग किस्तों में कर्ज दिया गया। और इस कर्ज को लौटा पाने की स्थिति में श्रीलंका आज तक नहीं आ पाया है। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि जो श्रीलंका का बंदरगाह है, जो भारत से महज 150 किलोमीटर की दूर पर है, हम्बन टोटा, ये जो वहाँ का बंदरगाह है, उसमें जब कामकाज शुरू हुआ तो चीन का एक्सिम बैंक है उसने लगभग 80% पैसा दिया, 20% पैसा श्रीलंका का था। और चीन की सरकारी कंपनी थी हार्बर्ट इंजीनियरिंग नेवाया, उसने वहाँ पर काम करना शुरू किया। और स्थिति धीरे धीरे ये आ गई, कर्ज में इतना डूब गया कि इस बंदरगाह को, जो भारत से सामरिक दृष्टि से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर है, 99 साल की लीज पर उसे चीन को देना पड़ गया है। न सिर्फ बंदरगाह बल्कि उसके अलावे 15,000 एकड़ जमीन भी इसने चीन को दे दी है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर चीन कैसे कब्जा, पहले कर्ज देगा और कैसे कब्जा करेगा, उसकी एक मिसाल श्रीलंका है। दूसरी मिसाल इन सब के बीच में आइएगा तो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन ने लिया है उसको भी समझिए, क्योंकि नेपाल ने यूं ही अपने आप को मानचित्र को सामने नहीं रख दिया, जिसमें भारत की जो जमीन है और भारत के जो 3 इलाके हैं जो उसने दिखला दिए हैं, यूं ही नहीं दिखलाए हैं। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं चीन खड़ा है, क्योंकि चीन में कभी भी नेपाल में कभी भी चीन के राष्ट्रपति नहीं जाते थे। और लगभग 23 साल के बाद शी जिनपिंग पिछले साल अक्टूबर में पहुंचे, और वहां पहुंचकर उन्होंने 26 अरब नेपाली रुपए, भारतीय रुपए में तब्दील कीजिएगा तो तकरीबन 35 अरब रुपए उन्होंने तुरंत दे दिए। और उसके बाद जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसमें नेपाल को अपना साझीदार बना लिया। और जो रोड गुजरेगी वह हिमालय के उस रेंज से गुजरेगी जहां पर बिल्कुल नजदीक उत्तराखंड का इलाका होगा, हिमाचल का इलाका होगा, और एक लिहाज से कहें तो वो पूरा इलाका जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हुए जाएगा। वहां पर वो रोड बना रहा है। यह नेपाल की स्थिति है। कमोवेश यही समझौता उसने बांग्लादेश से किया है। बांग्लादेश भी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा है, और बांग्लादेश जिस प्रोजेक्ट की जिस सड़क पे काम कर रहा है वह कलकत्ता के नजदीक से गुजरती है, यानी सामरिक दृष्टि से वह भी नजदीक है। मालदीव की स्थिति सबसे बुरी है, लेकिन यह भी समझिए बांग्लादेश के साथ उसके संबंध किस तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले साल तक $10 अरब का कारोबार था, जो कि अगले बरस 2021 में टारगेट इलाके से चल रहे हैं वो लोग, जो कि बढ़कर लगभग दुगना हो जाएगा, 18 से 20 अरब डॉलर का वो पहुंच जाएगा।
मालदीव की स्थिति इसलिए बुरी है क्योंकि मालदीव की जो पूरी जीडीपी है, उस जीडीपी से भी 20 से 50% तक ज्यादा चीन ने उसको कर्ज दे दिया है। यानी हम लोग मालदीव में पानी पहुंचा देते हैं तो खुश हो जाते हैं, लेकिन स्थिति यह है, यह हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू बतलाती है कि ना सिर्फ मालदीव का इलाका बल्कि खासतौर से अफ्रीकन कंट्रीज जो है, जिसमें जिबूती, टोंगा है, कांगो है, या फिर किर्गिस्तान, कंबोडिया, नाइजर, लाओस, जाम्बिया, मंगोलिया, ये ऐसे देश हैं जहां पर चीन ने उसकी जीडीपी से भी 50% ज्यादा कर्ज दे दिया है। तो ये एक नए इकोनॉमिक उपनिवेश होते हैं, ये नए तरीके से चीन ने दुनिया पर कब्जा करने की परिस्थिति में ले आई है। यानी वह अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, यानी वो अपने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस तरीके से चीजों को आगे ले जाना चाहता है जिसके जरिए तमाम देश स्ट्रेटजिकली उसके साथ आकर खड़े हो जाएं। भारत की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में चीनी कंपनियों को ठेका मिल रहा है। भारत के साथ व्यापार जो हो रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उसमें चीन सबसे अव्वल नंबर पर अब भी है। सीमा पर सबसे ज्यादा तनाव की परिस्थितियां अगर बन रही है मौजूदा वक्त में, तो वो पाकिस्तान के साथ बन रही हो आपस के संबंध को लेकर, नेपाल के साथ बन रही हो, और चीन अपने तौर पर मौजूद है, तो सबके पीछे कहीं ना कहीं चीन ही खड़ा है। यानी ये दोनों देश अगर कर्जदार हैं, और पाकिस्तान की स्थिति तो इतनी बुरी हो चली है कि पाकिस्तान पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं है, और उसके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जिस इकोनॉमिक कॉरिडोर को पाकिस्तान बना रहा है, उसके बाद वो जितने कर्ज में डूब जाएगा पाकिस्तान, उसके बाद सवाल ही नहीं है कि इस कर्ज को वो लौटा पाने की स्थिति में भी आ पाए। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के तमाम देशों ने इन्वेस्टमेंट जो होता था वो कम कर दिया है। अमेरिका ने कम कर दिया, नीचे आ गया, लेकिन दुनिया के तमाम देशों के इन्वेस्टमेंट में चीन के इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है। लगभग एवरेज जो है 5 से 10% उसका इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ते चला जाता है। हालांकि अमेरिका अभी भी नंबर 1 पर है दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट करने पर, 252 अरब डॉलर किया है उसने। चीन ने 139 अरब डॉलर किया है। लेकिन यह भी समझना होगा, अमेरिका कम होते होते 350 से कम होते होते 252 अरब डॉलर पे पहुंचा है, और चीन जो है 100 अरब डॉलर से बढ़ते बढ़ते 139 तक पहुंचा इसी दौर में, और वो टारगेट करके चल रहा है। उसके बाद आइएगा तो हांगकांग के जरिए भी वही इन्वेस्टमेंट करा रहा है। 116 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट हांगकांग ने किया है। फिर सिंगापुर का नंबर आता है 78 अरब डॉलर, इंडिया का नंबर आता है 42 अरब डॉलर। लेकिन जब इन स्थिति में बात आती है तो चीन अपने तौर पर किसी कर्ज में नहीं डूबा हुआ है, यह भी समझना होगा। लेकिन भारत कर्ज में भी डूबा हुआ है। भारत के ऊपर चीन का कोई कर्ज नहीं है, लेकिन भारत के ऊपर जो कुल कर्ज है, विदेशी पैसे का जो कर्ज होता है, भारत के ऊपर लगातार विदेशी कर्ज भी बढ़ा है, यह भी सोचिए। क्योंकि भारत के ऊपर जो कर्ज था, मार्च 2018 में कर्ज था 529.3 बिलियन डॉलर, जो कि मार्च एक साल के बाद 2019 में यह बढ़कर 543 बिलियन डॉलर हो गया, यानी 13.7 बिलियन डॉलर बढ़ गया। लेकिन मार्च के बाद दिसंबर 2019 तक आइएगा तो इस 9 महीने के भीतर में यह लगभग 21 बिलियन डॉलर और बढ़ गया, और बढ़कर यह हो गया 563.9 बिलियन डॉलर। तो भारत का विदेशी कर्ज भी अपने तौर पर बढ़ा, इससे इनकार नहीं हो सकता है। अब सवाल यह है कि भारत की इकोनॉमी के समानांतर चीन की इकोनॉमी, भारत की सेना के समानांतर चीन की सेना, भारत के भीतर इन्वेस्टमेंट को लेकर और भारत का इन्वेस्टमेंट चीन को लेकर, दोनों के भीतर में भी मिसमैच है। तो भारत चीन को लेकर किस दृष्टि से देखे? युद्ध की स्थिति में आ जाए, सामरिक दृष्टि से खुद को मजबूत कर ले, आर्थिक तौर पर अपने आप को स्वावलंबन की परिस्थिति में लाए। आत्मनिर्भरता कहने से तो नहीं होगा, काम नहीं चलेगा, आपको मजबूत होना होगा। क्योंकि एक सच यह भी है, भारत में पूंजी लगाने वाले भारत की कंपनियां जो हैं, ज्यादा पैसा अमेरिका में लगा रही है। और ये इस दौर का हम बीते 2 महीने का जिक्र आपसे कर रहे हैं कि भारत की कंपनियां अभी भी दुनिया के, क्योंकि यहां के मार्केट में उसको अनुकूल परिस्थिति अभी भी नहीं लग रही है। तो हमें पहले अपने आप को समझना है। चीन के साथ
युद्ध की स्थिति में चाहे गलवान घाटी का जिक्र हो, चाहे हम लोग इस बात का जिक्र करें कि नहीं पहली बार एक संकट काल का दौर है, करगिल का वक्त था 99 में, उसके बाद पहली बार इतनी स्थिति बिगड़ गई है, या फिर ये कहें कि 45 साल के बाद पहली बार ऐसी स्थिति आ गई है जहां सीमा पर युद्ध की आशंकाएं डेवलप होने लगी है, तो उसके समानांतर पहले अपनी परिस्थितियों को टटोलना होगा और इस तरीके से दिल्ली जैसे इलाके में चीनी कंपनियों को ठेका मिल जाए और उसी दौर में ठेका मिल जाए। ये 12 तारीख का ठेके का कागज है, जो 1126 करोड़ का ठेका जो चीन को दिया जा रहा है। शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, जो वहाँ की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसको दे दिया गया है और भारत के L&T, टाटा, इन सबको दरकिनार कर दिया गया। यह स्थिति बताती है कि स्ट्रेटजिकली हम लोग में अभी भी सारे डायमेंशंस में तालमेल नहीं है चीन को लेकर। चीन के साथ कैसे काम करना है ये समझ अभी भी नहीं आ पा रहा है और चीन चारों तरफ से अपनी स्ट्रेटजी को मजबूत करते चला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।